दोस्तों मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और आपके सीटेट 2025 के पेपर को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस क्लास को करने वाले हैं। ये क्लास पूरी तरीके से एनसीईआरटी बुक्स पर आधारित है। आपको पता है कि सीटेट के एग्जाम में एनसीईआरटी जो है सबसे मस्ट होती है, आपको पढ़ना सबसे ज़रूरी होता है। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो क्लास है ना पूरी तरीके से एनसीईआरटी बुक्स पर आधारित है। एनसीईआरटी की क्लास 6 का पहला चैप्टर आपका सौरमंडल है और वहीं से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। पहले हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 6 को देखेंगे, फिर उसके बाद 7th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को देखेंगे, 8th की देखेंगे। मतलब टोटल हम लोग एनसीईआरटी को कवर करेंगे ताकि आपके सीटेट के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में कोई कमी ना रह जाए। तो ये आज पहली क्लास है सीटेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। थ्योरी क्लास है, पूरी की पूरी थ्योरी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 6 का पहला चैप्टर सौरमंडल और वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूंगा आप लोगों को कि जितनी चीज़ों को मैं हाईलाइट करूंगा तो वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। और ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जिन चीज़ों को मैं हाईलाइट करूंगा ना, या तो वो चीज़ें जो है सीटेट के एग्ज़ाम में पूछी गई होंगी या फिर जिनके पूछे जाने की संभावनाएं बहुत अधिक होंगी। तो जिन चीज़ों को हाईलाइट करूंगा, अंडरलाइन करूंगा या फिर जो चीज़ें आपको बताता चलूँगा तो उन पर आप विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो एक बार जरा लाइक और शेयर कर दिए ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके। फिर शुरू करेंगे आज की क्लास को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले किसकी? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे खगोलीय पिंड के, सेलेस्टियल बॉडीज़ की बात करेंगे, खगोलीय पिंड की बात करेंगे। तो जितनी चीज़ों को आप बताता चल रहा हूँ, हाईलाइट करता चल रहा हूँ, उनको आप ध्यान रखिएगा, ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा। सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात में एक समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है? तो आपसे खगोलीय पिंड के संदर्भ में पूछ लेता है कि सूर्य है, चंद्रमा है तथा वे सभी वस्तुएं जो क्या होती है, जो रात के समय आसमान में चमकती है, वो क्या होती है? तो वो खगोलीय पिंड कहलाती है। याद रखिएगा। ठीक है, वे सारी चीज़ें जो रात में हमको चमकते हुए दिखाई पड़ती है। अब रात में हमको चमकता हुआ क्या दिखाई पड़ता है? अगर हम लोग बात करेंगे तो हमको आसमान में चमकता हुआ क्या दिखाई पड़ता है? तो चंद्रमा दिखता है। ठीक है, तारे दिखते हैं। ठीक है, कुछ ग्रह उपग्रह भी जो है हमको कभी कभी दिख जाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब खगोलीय पिंड में शामिल होंगे। ठीक है, खगोलीय पिंडों को क्या करते हैं? तो तारा कहते हैं। जितने भी खगोलीय पिंड हैं, ठीक है, वो सब क्या होते हैं? तो वो सब अपने आप में कहीं ना कहीं एक क्या होते हैं? एक तारा होते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, जितने भी खगोलीय पिंड होते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य की बात कर लें तो सूर्य भी क्या है? तो सूर्य भी एक तारा है। और ये आपसे पूछा गया प्रश्न है, आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे सूर्य। ये एक प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है, क्या किया गया? तो ये एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि पृथ्वी के, ठीक है, क्या किया गया? तो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है? ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे सूर्य कहोगे। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जितनी चीज़ों को हाईलाइट करता चल रहा हूँ, लिखता चल रहा हूँ, बताता चल रहा हूँ, सबको ध्यान रखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, रात के समय आसमान में जो चीज़ें हमको दिखती हैं, चमकती हुई दिखती हैं, वो सब क्या होती हैं? वो सब खगोलीय पिंड में होती हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करेंगे सूर्य की, तो सूर्य भी क्या है? तो सूर्य भी एक तारा है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा जो है वो क्या है? तो वो सूर्य है। ठीक है, आगे बात करेंगे तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां। कई बार क्या होता है ना, कई सारे तारे मिल करके ना एक कोई आकृति बना देते हैं, कोई एक निश्चित आकृति बना देते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? तो उनको नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो उनको नक्षत्र मंडल कहते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो तारे, कई बार तारे मिल करके क्या करते हैं? जैसे सप्तर्षि तारों की बात कर लें। ठीक है, तो कई बार तारे मिल करके क्या करते हैं? एक निश्चित आकृति बनाते हैं और उनको क्या करते हैं? उनको नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, अब इस नक्षत्र मंडल के संदर्भ में आपको याद रखना है अर्सा मेजर या फिर कहें बिग बियर, ये अपने आप में एक बड़ा ही और महत्वपूर्ण नक्षत्र मंडल। तो ये याद रखिएगा, आपसे डायरेक्ट प्रश्न बन जाएगा, आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि अर्सा मेजर क्या है। ठीक है, ग्रह है, उपग्रह है, उल्का पिंड है या फिर नक्षत्र मंडल है, क्या है? तो अर्सा मेजर अगर हम लोग बात करें या फिर बिग बियर बात कर लें तो ये क्या है? तो ये एक नक्षत्र मंडल है। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो जो उत्तरी तारा जो है, अगर इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे, उत्तरी तारा जो है उत्तर दिशा को दिखाता है। ठीक है, क्या होता है? उत्तरी तारा जो है वो उत्तर दिशा को दिखाता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? जिसको हम लोग ध्रुव तारा के नाम से भी जानते हैं, पोल स्टार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो जो
उत्तरी तारा होता है जिसको हम लोग ध्रुव तारा भी कहते हैं, पोल स्टार भी कहते हैं, ये क्या करता है, उत्तरी दिशा को दर्शाता है। अब यहाँ से एक प्रश्न आपके सीटेट के एग्जाम में बन चुका है, ठीक है। एक प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौन सा तारा है जो रात में नाविकों को, प्राचीन काल में नाविकों को दिशा दिखाने का काम करता था, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो प्राचीन काल में नाविकों को, ठीक है, क्या हो रहा है, तो प्राचीन काल में नाविकों को दिशा दिखाने का काम कौन करता था, तो नाविकों को दिशा बताने का काम कौन करता था, तो दिशा बताने का काम ये, ठीक है, ध्रुव तारा करता था, ठीक है। दिशा बताने का काम क्या करता था, तो दिशा बताने का काम कौन करता था, तो ये ध्रुव तारा करता था। याद रखिएगा क्यों करता था, क्योंकि ये हमेशा उत्तरी दिशा में ही चमकता था, और इससे क्या होता था, इससे जो नाविक होते थे ना वो अंदाजा लगा लेते थे कि उत्तर दिशा इस तरफ, और अगर उत्तर दिशा इस तरफ है तो इसका अपोजिट क्या होगा, तो दक्षिण होगा, और दक्षिण अगर आपको उत्तर दक्षिण पता चल गया तो आप पूरा पश्चिम निकाल लोगे, ठीक है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है सीटेट में कि प्राचीन काल में नाविकों के द्वारा दिशा का पता लगाने के लिए, ठीक है, किस तारे का इस्तेमाल होता था, या कौन सा तारा है जो दिशा बताने का काम करता था, तो आप कहोगे ध्रुव तारा। क्यों, क्योंकि हमेशा उत्तर दिशा में ही निकलता था, ठीक है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जो खगोलीय पिंड होते हैं ना, तो कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं ना जिनमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात कर लें, जैसे जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उल्का पिंड है, तो उनके पास क्या होता है, उनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। वे क्या होते हैं, वे सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग सूर्य की बात करें तो सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है, और सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं, तो सूर्य के प्रकाश से ये जो खगोलीय पिंड होते हैं ये क्या होते हैं, तो ये चमकते हैं। और ऐसे खगोलीय पिंड को हम लोग क्या करते हैं, तो ऐसे खगोलीय पिंड को हम लोग ग्रह कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अब ना तो अपना प्रकाश होता है ना ही अपनी ऊष्मा होती है, ऐसे पिंडों को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। साथ ही साथ याद रखेंगे ऐसे खगोलीय पिंड क्या करते हैं, तो ऐसे खगोलीय पिंड जो है जिनके पास ना तो अपना प्रकाश है ना तो अपनी ऊष्मा है, ये क्या करते हैं, तो ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और इनको हम लोग क्या करते हैं, इनको हम लोग कहते हैं ग्रह कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो इनको हम लोग ग्रह कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो कुछ खगोलीय पिंड जैसे कि जो ग्रह है उनके पास ना तो अपना प्रकाश होता है और ना ही ऊष्मा होता है, और ये क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ऐसे खगोलीय पिंड को हम लोग कहते हैं ग्रह कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ से देखो डायरेक्ट आपसे प्रश्न बन जाता है, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट आपसे प्रश्न बन जाएगा कि आपको बताना रहेगा कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। तो आपको दे देगा कि जो खगोलीय पिंड होते हैं उनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, ठीक है। आपसे कह देगा कि खगोलीय पिंड जो होते हैं उनके पास अपनी प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। अब आपको बताना रहेगा कि ये कथन सत्य है या फिर गलत है, ठीक है। चलिए तो इसी तरीके से अगर हम लोग उपग्रहों के संदर्भ में बात करें तो उपग्रह क्या होते हैं, उपग्रह ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो क्या होते हैं, जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार क्या होता है, जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझना क्या होगा, जैसे मान लो ये सूर्य है, ठीक है, ये क्या है, तो ये सूर्य है, तो सूर्य के चारों तरफ जिस तरीके से चक्कर लगाते हैं उनको ग्रह कहते हैं, ठीक है। जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। तो जिस तरीके से ये जो ग्रह है ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, उसी तरीके से उपग्रह जो होता है वो क्या करता है, उपग्रह जो है वो, ठीक है, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। क्या होता है, तो उपग्रह जो होता है वो क्या करता है, तो वो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी। जो ग्रह होता है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और जो उपग्रह होता है वो क्या होता है, वो पृथ्वी के जो है जो उपग्रह होता है वो क्या करता है, वो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं, तो सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। क्या करते हैं, तो सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न बन चुका है कि जो हमारा सौर मंडल है इस सौर मंडल में कौन कौन शामिल होता है, ठीक है। हमारा सौर मंडल है जिसका केंद्र कौन है, जिसका केंद्र सूर्य है, इस सौर मंडल में कौन कौन आता है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे सूर्य है, ठीक है। कौन है, तो सूर्य है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे जितने भी ग्रह हैं,
ठीक है। ग्रहों के अलावा अगर हम लोग बात करेंगे जितने उपग्रह हैं, उपग्रहों के अलावा हम लोग बात करेंगे जितने उल्का पिंड है, ठीक है, क्या है, तो जितने उल्का पिंड है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे जितने धूमकेतु हैं, ठीक है, क्या है, तो जितने धूमकेतु हैं, ठीक है, क्या है, तो धूमकेतु हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं। और सूर्य जो है तो ये क्या होता है, तो सूर्य की अगर हम लोग बात करेंगे, सौरमंडल की बात करेंगे, तो सौरमंडल में कौन कौन आते हैं, तो सूर्य हो गया, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, उल्का पिंड हो गए, धूमकेतु हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए। तो ये सब क्या होते हैं, तो ये सब जो है वो सौरमंडल में, सोलर सिस्टम में शामिल होते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। सौरमंडल में, ठीक है, क्या होंगे, तो सूर्य होंगे, ग्रह होंगे, उपग्रह होंगे, उल्का पिंड होंगे, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, इन सबको मिलाकर के सौरमंडल का, सोलर सिस्टम का निर्माण होता है, जिसका केंद्र कौन है, जिसका केंद्र सूर्य होता है। सूर्य क्या है, तो इस सौरमंडल के केंद्र में कौन है, तो आप कहोगे सूर्य है, ठीक है। और सूर्य क्या है, तो सूर्य याद रखिएगा एक तारा है और पृथ्वी के सबसे निकट का, सूर्य क्या है, तो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है और सौरमंडल का केंद्र है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आकाश गंगा की, ठीक है, गैलेक्सी की बात करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों तारे हैं, ठीक है। ब्रह्मांड में क्या है, तो ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों तारे हैं और उन करोड़ों अरबों तारों को मिला करके क्या होता है, एक आकाश गंगा बनती है, ठीक है। क्या होती है, एक आकाश गंगा बनती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें तो तारों वाले खुले आकाश में, ठीक है, क्या हो रहा है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो तारों वाले, ठीक है, तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर अगर हम लोग बात करेंगे, एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैली सफ़ेद चौड़ी पट्टी जो एक चमकदार रास्ते की तरह दिखती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें लाखों तारों का समूह होता है, ठीक है। यह पट्टी क्या होती है, आकाश गंगा कहलाती है, ठीक है। सौरमंडल में अगर हम लोग बात करेंगे तो सौरमंडल नहीं, ब्रह्मांड में अगर हम लोग बात करेंगे तो ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों तारों का एक समूह है और ये करोड़ों अरबों जो तारे हैं ना, लाखों करोड़ों जो तारे हैं ना, ये तारे मिल करके क्या करते हैं, आकाश गंगा का निर्माण करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो हमारा सौरमंडल है, जो हमारा सौरमंडल है, हमारे सौरमंडल में कौन आ रहा है, तो सूर्य आ रहा है, ग्रह आ रहा है, उपग्रह आ रहा है, उल्का आ रहा है, पिंड आ रहा है, धूमकेतु आ रहा है, क्षुद्र ग्रह आ रहा है। तो ये हमारे सौरमंडल में आते हैं और हमारा जो सौरमंडल है वो इस आकाश गंगा का एक हिस्सा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो करोड़ों अरबों लाखों तारों को मिला करके एक आकाश गंगा गैलेक्सी बनती है, तो इसका एक हिस्सा हमारा सौरमंडल भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर क्या करती हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, ठीक है, क्या करती हैं, तो इस तरीके की लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर के क्या करती हैं, तो ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का निर्माण करती हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिए यहाँ पर बात क्या कही है। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, तो ये सूर्य है, ये क्या है, तो ये सूर्य मान लो, ठीक है। और सूर्य के अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ ग्रह हैं, ठीक है, कुछ उपग्रह हैं, कुछ उल्का हैं, कुछ पिंड हैं, कुछ धूमकेतु हैं, ये सब लोग मिलकर के क्या कर रहे हैं, ये सब लोग मिलकर के सौरमंडल बना रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, सौरमंडल बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो जैसे ये सौरमंडल है ना, इसी तरीके से बहुत सारे सौरमंडल हैं, करोड़ों अरबों तारे, करोड़ों, मान लो ये, मान लो करोड़ों अरबों तारे, ठीक है। तो ये करोड़ों अरबों तारे मिलकर के क्या कर रहे हैं, तो ये करोड़ों अरबों तारे मिलकर के एक आकाश गंगा बना रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, तो ये करोड़ों अरबों तारे मिलकर के एक आकाश गंगा बना रहे हैं। और इसी तरीके की करोड़ों अरबों आकाश गंगा, ठीक है, क्या हो रहा है, इसी तरीके के हम लोग बात करेंगे तो करोड़ों अरबों आकाश गंगा है और करोड़ों अरबों जो आकाश गंगा है ना, वो मिलकर के क्या कर रही है, तो वो मिलकर के ये सब करोड़ों अरबों आकाश गंगा मिलकर के क्या कर रही है, तो एक यूनिवर्स बनाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। लाखों करोड़ों तारों को मिला करके एक आकाश गंगा बनती है और लाखों करोड़ों आकाश गंगाओं को मिलाकर क्या होता है, तो एक ब्रह्मांड बनता है, यूनिवर्स बनता है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से दो प्रश्न और बन जाते हैं जो कि आपको याद रखने की आवश्यकता है, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है, तो जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ और चीज़ों को मैं बताता हूँ जिनको आप ध्यानपूर्वक सुनते चलेंगे और इसी तरीके के प्रश्न आपके सीटेट के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। पहला तो ये ध्यान रखना है कि जो हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, ठीक है। हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा, हमारा सौरमंडल किसी ना किसी आकाश गंगा में होगा, तो हमारा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में है उसका नाम क्या है, तो आप कहोगे मंदाकिनी है, ठीक है, क्या है, तो हमारा जो सौरमंडल है वो किस आकाश गंगा में है, तो आप कहोगे मंदाकिनी आकाश गंगा में, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करेंगे कि जो ये हमारी आकाश गंगा है, इस आकाश गंगा के सबसे निकट की आकाश गंगा कौन सी है, ठीक है, हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी, और मंदाकिनी के सबसे निकट की आकाश गंगा कौन सी, तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। मंदाकिनी के सबसे निकट की आकाश गंगा, ठीक है,
मंदाकिनी के सबसे निकट की आकाश गंगा कौन सी है, तब आप क्या कहोगे, आप कहोगे एंड्रोमेडा। ठीक है, क्या है, एंड्रोमेडा। ठीक है, हमारा जो सौर मंडल है वो मंदाकिनी आकाशगंगा में है, और मंदाकिनी आकाशगंगा के सबसे निकट की जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम कहोगे आप एंड्रोमेडा। ठीक है, क्या नाम है, उसका नाम एंड्रोमेडा। ठीक है, यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर होगी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। दूसरी एक चीज़ और हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, अच्छा चलिए पहले सौर मंडल की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी, सोलर सिस्टम की बात करेंगे, सौर मंडल की बात करेंगे। ठीक है, तो सौर मंडल की अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोगों ने बात किया था कि जो हमारा सौर मंडल है, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से देखो प्रश्न आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। जो हमारा सौर मंडल होता है ना, तो वो क्या होता है, तो वो सूर्य और 8 ग्रह, तो 8 ग्रह आपको पता है। ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, जिनके बारे में भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सूर्य जो है वो क्या हो रहा है, तो वो 8 ग्रह हो गए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे जो उपग्रह हो गए, ठीक है, इसके अलावा जो कुछ खगोलीय पिंड है, ठीक है, जो खगोलीय पिंड है जैसे क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्का पिंड हो गए, धूमकेतु हो गए, तो इन सब को मिला करके क्या होता है, सौर मंडल का निर्माण होता है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि सौर मंडल में कौन शामिल होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए अब सौरमंडल की हम लोग बात करें तो सौरमंडल के केंद्र में कौन है, तो सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है। ठीक है, जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, क्या होता है, तो जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और हमारे सौरमंडल का केंद्र क्या है, तो आप कहोगे सूर्य। ठीक है, चलो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर सूर्य के संदर्भ में बात करेंगे। तो देखो सूर्य क्या है, तो सूर्य जो है ये सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। डायरेक्ट ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है कि हमारे सौरमंडल का केंद्र क्या है, तो आप कहोगे सूर्य है। और सूर्य पर आपको बहुत सारी गैसें देखने को मिलेंगी, जो कुछ गर्म गैसें हैं। ठीक है, जिनमें से अगर हम लोग बात करेंगे तो गर्म गैसें हैं। ठीक है, तो सूर्य जो है तो ये सौरमंडल का केंद्र, यहाँ पर आपको बहुत सारी गर्म गैसें देखने को मिलेंगी। और अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो सूर्य जो है वो क्या हो रहा है, तो सूर्य सौरमंडल के प्रकाश के लिए ऊष्मा और जो है प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। अगर हम लोग बात करें तो हमारे सौरमंडल में जो प्रकाश है, सौरमंडल में मतलब हमारे जो ग्रह है, उपग्रह है, उल्का पिंड है, जो कुछ है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, तो वहाँ पर जो प्रकाश है और जो ऊष्मा है वो सब सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है, सूर्य की वजह से। जैसे हम लोग अपने ग्रह की बात करें पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर जो प्रकाश है, जो ऊर्जा है या फिर जो ऊष्मा है, जो प्रकाश है, वो सब किसके कारण, वो सूर्य के कारण। अगर सूर्य की ऊष्मा समाप्त हो जाए ना, तो पृथ्वी पर भी क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सूर्य पृथ्वी से कितना, तो सूर्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, क्या है, तो सूर्य अगर हम लोग बात करेंगे तो पृथ्वी से कितना, तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है, तो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा आप कहोगे सूर्य। ठीक है, क्या है, तो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूर्य। ठीक है, लेकिन अगर आपसे सूर्य के सबसे निकट का तारा पूछा जाए, हमारे सौरमंडल के सबसे निकट का तारा पूछा जाए, आपसे ये पूछा जाए कि हमारे सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन है या हमारे सौरमंडल के सबसे निकट का तारा कौन है, तो फिर आप क्या कहोगे, तो फिर आप कहोगे प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, सूर्य के कहे या फिर कहे सौरमंडल के सबसे निकट का तारा क्या है, तो आप कहोगे प्रॉक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी से सबसे निकट का पूछा जाएगा तो आप सूर्य कहोगे, और अगर आपसे सूर्य के या फिर सौरमंडल के सबसे निकट का तारा पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुका है। प्रकाश की गति जो है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और पृथ्वी तक इसको पहुँचने में लगभग कितने 8 मिनट का समय लगता है। 8 मिनट 19 सेकंड या फिर कहते हैं 8 मिनट का, लगभग 8 मिनट का समय लगता है। डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बन चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जितनी चीज़ों को हाईलाइट मैं कर रहा हूँ या जितनी चीज़ों को आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्ट आपके सीटेट के एग्जाम में प्रश्न बन चुके हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ना केवल आपके सीटेट के एग्जाम के लिए, इसके अलावा आप टेट का एग्जाम देते हो, एस्टेट का एग्जाम देते हो या फिर अन्य कोई एग्जाम देते हो, तो वहाँ पर आपके ये सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सूर्य की बात कर ली। अच्छा, सूर्य के संदर्भ में 2 चीज़ों को और आपको याद रखना है कि सूर्य पर अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, सबसे अधिक मात्रा में जो है हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, कौन सी सबसे अधिक मात्रा में अगर हम लोग बात करेंगे तो हाइड्रोजन गैस मिलती है।
उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी, तो हीलियम गैस मिलती है, ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन, और उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो हीलियम गैस मिलती है। और इन दोनों गैसों की वजह से क्या होता है, सूर्य पर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, ठीक है। क्या होता है, इन दोनों गैसों की वजह से सूर्य पर क्या होता है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, और इसी नाभिकीय संलयन की क्रिया से क्या होता है, बहुत सारी असीमित ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो सूर्य की उस जो है ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा या फिर कहे सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता होती है सूर्य पर, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, और इसी नाभिकीय संलयन की क्रिया से असीमित ऊर्जा, असीमित ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से सूर्य क्या करता है, पूरे सौरमंडल को प्रकाशित किए रहता है, ठीक है। एक बात तो याद रखेंगे। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि जो सूर्य है तो सूर्य का जो सबसे बाहरी परत है ना, सूर्य का जो सबसे बाहरी हिस्सा है ना, सूर्य के सबसे बाहरी हिस्से को हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हम लोग किरीट या कोरोना कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो इसको हम लोग किरीट या कोरोना कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो इसको हम लोग किरीट या कोरोना कहते हैं। देखो बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग क्लास 6 की बुक को पढ़ रहे हैं। तो क्लास 6 की जब हम लोग बुक को पढ़ रहे हैं ना, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को नहीं मेंशन किया गया है एनसीईआरटी में, लेकिन वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो एनसीईआरटी की बुक से तो हम लोग कवर करेंगे, साथ ही साथ जो फैक्ट्स नहीं दिए गए और जो महत्वपूर्ण है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सूर्य की सबसे बाहरी परत जो होती है वो किरीट या कोरोना होती है, और सूर्य की सबसे बाहरी परत का जो तापमान है वो कितना होता है, तो आप कहोगे 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य की सबसे बाहरी परत का तापमान कितना होता है, तो आप कहोगे 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग ग्रहों के बारे में बात करेंगे। तो हमारे सौर मंडल में अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्रहों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। पहले कितने ग्रह थे, तो पहले 9 ग्रह थे, तो एक ग्रह जो है, ठीक है, अगर हम लोग बात कर लें तो 2006 में, ठीक है, 2006 में क्या हो रहा है, तो 2006 में एक ग्रह था जिसको हम लोग प्लूटो कहते थे, या फिर जिसको हम लोग यम कहते थे, प्लूटो या फिर यम कहते थे। तो 2006 में इसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल करके इसको क्या कर दिया गया, इसको बौने ग्रह की संज्ञा दे दी गई, ठीक है। क्या कर दिया गया, तो इसको बौने ग्रह की संज्ञा दे दी गई 2006 में, जिसके बाद क्या हो गया, ग्रहों की संख्या घट करके 8 हो गई। पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी, तो 9 थी। 2006 में प्लूटो या फिर कहीं यम को ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद ग्रहों की संख्या कितनी बची, 8 बची, ठीक है। अब हम लोग बात करें सूर्य से दूरी के क्रम में, ठीक है, सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे सूर्य से दूरी के क्रम में पूछा जाए, सूर्य से दूरी के अनुसार, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, बुध होगा, ठीक है। आपसे ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि दूरी के क्रम में ग्रहों का क्रम बताइएगा या फिर क्रम निर्धारित करिएगा। तो सूर्य से दूरी के क्रम में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले कौन, बुध है। इसका मतलब ये है कि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। ध्यान रखिएगा, बुध क्या है, तो ये सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, जिसको हम लोग मरकरी कहते हैं। अगर हम लोग सूर्य से दूरी के क्रम में बात करेंगे तो सबसे कम दूरी पर या फिर कहें सबसे नज़दीक कौन है, तो बुध है, मरकरी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो शुक्र का नाम आता है, ठीक है, कौन है, तो शुक्र है, वीनस है, तीसरे स्थान पर पृथ्वी है, चौथे स्थान पर मंगल है, और 5वें स्थान पर बृहस्पति है, ठीक है, 5वें स्थान पर बृहस्पति है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो जुपिटर है, ठीक है, बृहस्पति है, शनि है, फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे अरुण है, और इसके बाद नेपच्यून, वरुण है। तो याद रखिएगा, तो सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों का ये एक क्रम आपको याद होना चाहिए। सूर्य से दूरी के मामले में आपको ग्रहों की ये एक निश्चित क्रम पता होना चाहिए। सबसे पहले बुध होगा, फिर शुक्र होगा, पृथ्वी होगा, फिर मंगल होगा, फिर बृहस्पति होगा, फिर शनि होगा, फिर अरुण होगा और वरुण होगा। तो ये 8 ग्रह हैं, और ये क्या करते हैं, ये 8 ग्रह जो है ना, सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, ये क्या है, तो ये सूर्य है। अब इसके चारों तरफ जो ये ग्रह है ना, ये जो ग्रह है ना, तो ये क्या करते हैं, तो ये एक निश्चित पथ पर ही क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो इस तरीके से एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं, और ये जिस पथ पर चक्कर लगाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दीर्घ वृत्ताकार पथ, ठीक है। तो कभी भी पूछे कि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ किस पथ पर चक्कर लगाते हैं, तो आप कहोगे दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो बुध जो है वो सूर्य के क्या है, तो बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, और ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन कहलाता है। मान लीजिए क्या हो रहा है, मान लीजिए कोई ग्रह है और वो अपने स्थान पर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, वो अपने स्थान पर गोल गोल घूम रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको घूर्णन कहते हैं, याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, इसको घूर्णन कहते हैं। अगर कोई ग्रह अपने अक्ष पर गोल गोल चक्कर लगा रहा है तो इसको क्या करते हैं, तो इसको घूर्णन कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रोटेशन कहते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, तो घूर्णन कहते हैं, ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन या रोटेशन कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है।
सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिएगा, घूर्णन तो हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अब एक और चीज़ समझिएगा, मान लीजिए ये सूर्य, ठीक है, क्या है, तो ये सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ आपको पता है ना पृथ्वी क्या करती है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, तो जब ये चारों तरफ घूम करके चक्कर लगा रही है, ठीक है, क्या कर रही है, तो ये चारों तरफ घूम करके, सूर्य के चारों तरफ घूम करके एक चक्कर लगा रही है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसको परिक्रमण गति कहते हैं। और परिक्रमण गति की वजह से क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या होता है, तो परिक्रमण गति की वजह से क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है। ठीक है, और अपने अक्ष पर जो चक्कर लगा रहे थे, इस तरीके से अगर हम लोग बात करें, अपने अक्ष पर जो चक्कर लगा रहे थे, इसको कहते हैं घूर्णन गति, या फिर इसको कहते हैं परिभ्रमण गति। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं घूर्णन या फिर परिभ्रमण। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से दिन और रात होता है। तो यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है, कि पृथ्वी की कौन सी गति से दिन और रात होता है, या फिर पृथ्वी की कौन सी गति से मौसम परिवर्तन होता है। तो ये दोनों चीज़ों को आप याद रखेंगे। जब कोई ग्रह क्या करता है, जब कोई ग्रह अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है तो उसको घूर्णन कहते हैं, और जब वही ग्रह क्या करेगा, तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, तब उसको क्या कहेंगे, तब उसको परिक्रमण कहेंगे। याद रखिएगा, जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तब उसको परिक्रमण कहेंगे, और जब अपने अक्ष पर चक्कर लगाएगा तो उसको घूर्णन या परिभ्रमण कहेंगे। अपने अक्ष पर चारों तरफ घूमेगा तो उससे दिन रात होगा, और जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो उससे क्या होगा, मौसम परिवर्तन होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास है सी टेट के लिए, टेट के लिए, एस टेट के लिए और अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी बुक से ही हम लोग चीज़ों को पढ़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया ना, जो खगोलीय पिंड 2003 यूवी सीरम तथा प्लूटो को क्या कहते हैं, तो बौना ग्रह कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो खगोलीय पिंडों की अगर हम लोग बात कर लेंगे, किसकी, खगोलीय पिंडों की अगर हम लोग बात कर लेंगे, तो जो खगोलीय पिंड है, ठीक है, उनके संदर्भ में अगर हम लोग बात करेंगे, प्लूटो को, अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना, प्लूटो को 2006 में क्या कर दिया गया, तो प्लूटो को 2006 में बौने ग्रह की संज्ञा दे दी गई थी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम लोग बात कर लें तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है। ठीक है, क्या है, तो सूर्य है, तो सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह होते हैं ना, सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह होते हैं ना, ये सभी ग्रह क्या करते हैं, तो ये सभी ग्रह पश्चिम से पूरब में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो पश्चिम से पूर्व में चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह होते हैं वो पश्चिम से पूर्व में चक्कर लगाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह होते हैं वो क्या करते हैं, वो पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाते हैं। हमारी पृथ्वी भी जो है ना, वो पश्चिम से पूर्व में चक्कर लगाती है। लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं, ठीक है, कौन से, तो दो ग्रह ऐसे हैं, कौन कौन से, तो एक है शुक्र और दूसरा कौन है, दूसरा अरुण। ये दो ग्रह ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, जो पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, इसका मतलब उल्टी दिशा में चक्कर लगा रहे हैं। बाकी सभी ग्रहों की बात करेंगे तो बाकी सभी ग्रह क्या कर रहे हैं, तो वो पश्चिम से पूर्व में चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन शुक्र और अरुण की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो शुक्र और यूरेनस है, अरुण है, इनको छोड़कर सभी ग्रह क्या करते हैं, तो इनको छोड़ करके सभी ग्रह जो है वो घड़ी की सुई की दिशा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण की दिशा जो है वो क्या होती है, वो घड़ी के विपरीत होती है। दोनों ग्रह क्या करते हैं, तो ये दोनों ग्रह जो हैं ये उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो ये दोनों ग्रह जो होते हैं ये उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं। जबकि बाकी सभी ग्रहों की अगर हम लोग बात करें तो बाकी सभी ग्रह क्या हैं, तो वो पश्चिम से पूर्व में चक्कर लगाते हैं। जबकि शुक्र और अरुण क्या करते हैं, तो पूर्व से पश्चिम। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शुक्र और यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह जो है वो घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में क्या करते हैं, तो परिभ्रमण करते हैं। ठीक है, इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण की जो दिशा है वो घड़ी की सुई की दिशा में होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि किसकी, मरकरी की बात करते हैं। ठीक है, किसकी, बुध की बात करते हैं, मरकरी की बात करते हैं, जो कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। तो बुध अगर हम लोग बात करें तो यह सौरमंडल में 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, बुध की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो रहा है, तो ये 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि ये सौरमंडल का सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है। ठीक है, क्या करना है, तो आपको याद रखना है कि जो बुध है तो ये सौरमंडल में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे छोटा ग्रह है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है।
ठीक है। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि इसका परिक्रमण काल जो है वो लगभग कितना 88 दिन का है। ठीक है, इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन का। अब परिक्रमण काल 88 दिन का, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये सूर्य है, तो सूर्य के सबसे निकट कौन है? बुध है। तो बुध क्या करता है? तो बुध अपना जो सूर्य का एक चक्कर है वो कितने दिन में? 88 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, बुध क्या करता है? तो सूर्य के सबसे निकट है और ये क्या करता है? मात्र 88 दिन में क्या करता है? तो 88 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा को पूरा कर लेता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है इसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। अब कोई उपग्रह नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बुध के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला कोई नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं और बुध के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला कोई नहीं है, इसलिए ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब दूसरे की हम लोग बात करेंगे। दूसरा जो है वो कौन है? तो वो शुक्र है, वीनस है। और यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाएगा? तो आप अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शुक्र, वीनस, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। शुक्र की अगर हम लोग बात करेंगे तो शुक्र जो है तो ये क्या हो रहा है? तो ये पृथ्वी का सबसे निकटतम, ठीक है, पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, अब आप कहोगे सूर्य के सबसे निकट, अब आप कहोगे कि सूर्य के सबसे निकट तो बुध था, तो सबसे गर्म तो बुध को होना चाहिए था, तो सबसे गर्म यहाँ पर शुक्र क्यों है? तो कारण इसका ये है कि शुक्र पर अगर हम लोग बात करेंगे तो गर्म गैसें अधिक हैं। शुक्र पर अगर हम लोग बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता है, शुक्र पर गर्म गैसों की अधिकता अधिक है। ठीक है, इसी कारण से शुक्र जो है वो ज़्यादा गर्म है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो शुक्र है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग वीनस कहते हैं। और वीनस जो है ना, तो ये वीनस प्लैनेट जो है, तो इसको ये नाम प्रेम और सुंदरता की देवी जो है रोमन देवी है, याद रखिएगा, रोम की एक देवी है और उनके नाम पर अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको ये वीनस नाम दिया गया है प्रेम और सुंदरता के कारण। ठीक है, शुक्र को जो ये वीनस नाम दिया गया है तो ये एक रोम की देवी है और उनके नाम पर दिया गया। ठीक है, शुक्र की अगर हम लोग बात करेंगे तो शुक्र जो है ये क्या हो रहा है? तो ये चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है। शुक्र की अगर हम लोग बात करेंगे तो शुक्र ग्रह जो है तो ये क्या हो रहा है? तो शुक्र ग्रह की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये चंद्रमा के बाद रात में चमकने वाला, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, इस शुक्र को क्या करते हैं? इस शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। ठीक है, शुक्र को क्या करते हैं? शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, भगनी ग्रह भी कहा जाता है। और इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि जो शुक्र है वो आकार में, बनावट में और द्रव्यमान में पृथ्वी से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। अगर हम लोग शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है वो आकार में, बनावट में, द्रव्यमान में पृथ्वी से काफ़ी मिलता जुलता है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन या भगनी ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आपसे कह रहा है कि शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। अभी हम लोगों ने बुध के संदर्भ में पढ़ा था ना कि बुध का कोई उपग्रह नहीं है, तो उसी तरीके से आपको याद रखना है यहाँ पर क्या हो रहा है? तो शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन जाते हैं? तो देखो, एक तो प्रश्न आपसे ये बन जाता है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। देखो, जितनी चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, उनको आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या तो वो प्रश्न पूछे गए प्रश्न है या फिर आपसे आगामी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आप कहोगे शुक्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करेंगे सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो आप कहोगे क्या है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। ठीक है, अब क्योंकि गर्म है तो गर्म होगा तो चमक तो अपने आप आएगी, जिस किसी भी चीज़ को जितना अधिक गर्म करोगे उसके अंदर उतनी अधिक चमक आएगी। अब सबसे गर्म अगर ये है तो सबसे चमकीला भी यही होगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की जुड़वा बहन या भगनी ग्रह किसको कहा जाता है, तो आप कहोगे शुक्र को। ठीक है, किसको? शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भगनी ग्रह कहा जाता है, क्योंकि आकार में, बनावट में, द्रव्यमान में पृथ्वी से मिलता जुलता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, तो ये भी याद रखेंगे क्या है? तो शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बुध का हम लोगों ने पढ़ा था ना कि बुध का कोई उपग्रह नहीं है, उसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर आपसे कह रहा है कि शुक्र ग्रह को भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है जो शुक्र ग्रह है ना, इसको क्या करते हैं? तो इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है। कारण क्या है? क्योंकि ये सबसे चमकीला ग्रह है। तो कई बार क्या होता है ना कि सुबह और शाम के समय जब सूर्य का प्रकाश कम होता है तो फिर क्या होता है? तो हमको ये कई बार पृथ्वी से दिखाई पड़ जाता है। ठीक है, क्या होता है? कई बार सुबह और शाम में जब पृथ्वी से सूर्य का प्रकाश कम
होता है तो ये हमको दिखाई भी पड़ जाता है सुबह और शाम में, ठीक है, दिखाई भी पड़ जाता है। इसीलिए इसको क्या करते हैं, इसीलिए अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ठीक है। क्या करते हैं तो भोर का तारा, सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। किसको? शुक्र को कहते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पर हम लोगों ने शुक्र के संदर्भ में क्या क्या पढ़ लिया? सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, भोर का तारा, सांझ का तारा कहते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है जो ये शुक्र है ये पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है, ठीक है। क्या है? तो पृथ्वी के सबसे निकट, अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे निकट या सबसे नज़दीक कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे निकट या सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो कौन सा है, तो वो आप कहोगे शुक्र है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको याद रखनी है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि दो ग्रह है ना, कौन कौन से, तो एक तो शुक्र है और दूसरा कौन है, दूसरा अरुण है, ठीक है। कौन है? तो शुक्र और अरुण है। और ये दोनों क्या करते हैं, तो ये दोनों उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं, मतलब पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाते हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए, मैंने आप लोगों को बताया था शुक्र और अरुण दो ग्रह ऐसे जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि जो बुध है, ठीक है, जो बुध है और जो ये शुक्र है, इन दोनों के कोई उपग्रह नहीं है, इन दोनों के चारों तरफ कोई भी चक्कर लगाने वाला नहीं है। और यही कारण है कि इन दोनों को क्या करते हैं, निकृष्ट ग्रह कहा जाता है, ठीक है। क्या करते हैं? इन दोनों को निकृष्ट ग्रह कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इतनी सारी चीज़ों को हम लोग शुक्र से याद रखेंगे। शुक्र से आपके एग्जाम में, आपके पेपर में प्रश्न बनता ही बनता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की। सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वी तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, पृथ्वी तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपने ग्रह की हम लोग बात कर रहे हैं तो सूर्य से अगर हम लोग पृथ्वी की दूरी के हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे तो पृथ्वी का स्थान क्या है, तो तीसरा ग्रह है। तीसरा कैसे होगा भाई? देखो, पहले स्थान पर हम लोग बात करेंगे तो बुध था, दूसरे स्थान पर शुक्र था, और अब तीसरा स्थान किसका है, तो वो हो जाएगा हमारी पृथ्वी का। लेकिन अगर हम लोग आकार की दृष्टि से बात करें, किसकी दृष्टि से, लेकिन अगर हम लोग क्या कर लें, आकार की दृष्टि से बात कर लें, आकार की दृष्टि से बात कर लें तो आकार की दृष्टि से क्या हो जाएगा, तो आकार की दृष्टि से इनका स्थान पांचवा है, ठीक है। क्या है? तो आकार की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह। दूरी की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो दूरी की दृष्टि से सूर्य से पृथ्वी का स्थान तीसरा है, लेकिन आकार की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका स्थान क्या है, तो आकार की दृष्टि से इसका स्थान पांचवा है, मतलब पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखेंगे, ठीक है। क्या है? पांचवा सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, तो यहाँ पर याद रखना है कि जो पृथ्वी है तो पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, ठीक है। कौन है? चंद्रमा है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम लोग इससे पहले बात करें तो हम लोगों ने दो ग्रहों के बारे में पढ़ा, बुध और शुक्र, और दोनों के कोई उपग्रह नहीं थे, मतलब दोनों के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला कोई भी उपग्रह नहीं था। लेकिन अगर हम लोग पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर एक उपग्रह है जिसको हम लोग क्या करते हैं, चंद्रमा कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी का केवल एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो वो चंद्रमा है। जितनी चीज़ों को हाईलाइट करता चल रहा हूँ, एक बार फिर से कह रहा हूँ, उन चीज़ों को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए प्रश्न है या फिर जिनकी पूछे जाने की संभावना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे आपसे यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग जो है वो नीला दिखाई पड़ता है, ठीक है। क्या होता है? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो अंतरिक्ष से देखने पर हम लोग बात करेंगे तो पृथ्वी का रंग नीला दिखाई पड़ता है। पृथ्वी कैसा? नीला दिखाई पड़ता है। और क्यों नीला दिखाई पड़ता है? क्योंकि इसके 2/3 हिस्सा जो है ना वो क्या है, तो वो जल से ढका हुआ है, ठीक है। क्या हो रहा है? पृथ्वी पर हम लोग बात करेंगे तो पृथ्वी के लगभग 2/3 हिस्से पर क्या हो रहा है, तो लगभग 2/3 हिस्से पर क्या है, तो जल है, और इसीलिए इसको क्या करते हैं, तो नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, याद रखेंगे। ये पॉइंट कई बार पूछा गया और यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहे हैं। कौन कौन से ग्रह बन रहे हैं? तो एक तो आपसे ये बन रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि पृथ्वी के कितने हिस्से पर जल है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे पृथ्वी के 2/3 हिस्से पर जल है। डायरेक्ट आपसे पूछा गया कि पृथ्वी के कितने हिस्से पर जल है, कितने हिस्से पर स्थल है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे पृथ्वी के 2/3 हिस्से पर क्या है, जल है। और जल होने की वजह से इसका रंग क्या होता है, नीला दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। पृथ्वी को क्या करते हैं, तो ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। और अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा दिखता है, तो आप कहोगे नीला दिखता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे प्रश्न आपके जो हैं वो पृथ्वी से बन रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करेंगे
तो पृथ्वी के संदर्भ में आगे यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं, बाकी आगे तो अभी हम लोग देखेंगे। पृथ्वी देखो दो तरीके की गति करती है। तो एक तो ये गति करती है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है क्या कर रही है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, और जो ये घूम रही है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं घूर्णन गति कहते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग दैनिक गति कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसी को हम लोग दैनिक गति कहते हैं। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग परिभ्रमण गति कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, परिभ्रमण गति कहते हैं। और इस गति को करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो आप कहोगे 24 घंटे लगता है। ठीक है, लगभग 24 घंटे। ठीक है ना, लगभग 24 घंटे लगता है। और इस गति, पृथ्वी की इस गति की वजह से क्या होता है, दिन और रात होता है। ठीक है, एक तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे क्या होता है, तो दिन और रात होता है। ठीक, जो कि मैं आप लोगों को एक बार बता चुका हूँ। दूसरी गति क्या होती है, दूसरी गति ये होती है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए क्या करती है, तो इस तरीके से एक गति करती है। तो ये वाली जो गति होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति होती है, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वार्षिक गति। ठीक है, क्या करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वार्षिक गति। और इसको कंप्लीट करने में पृथ्वी को अगर हम लोग बात करें तो कितना, तो लगभग आप कहोगे 365 दिन, मतलब एक वर्ष का समय लग जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से मौसम परिवर्तन होता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से मौसम परिवर्तन होता है। ठीक है, तो एक बात तो ये याद होगी। दूसरी चीज़ याद रखेंगे, जो पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी क्या हो रही है, तो ये अपने अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री तक क्या हो रही है, झुकी हुई है। पृथ्वी की हम लोग बात करें तो पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या हो रही है, 23.5 डिग्री जो है वो क्या हो रही है, वो झुकी हुई है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या हो रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या क्या कह रहा है, तो आपसे कह रहा है कि जो पृथ्वी है ना, वो अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग लगभग 24 घंटे कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया ना, लगभग 24 घंटे। ठीक है, या 24 घंटे आप कह सकते हो, बहुत ही कम अंतराल है। ठीक है, तो पृथ्वी की हम लोग बात करेंगे तो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर, ठीक है, क्या करती है, एक चक्कर पूरा करने में क्या होता है, तो 23 घंटे, ठीक है, क्या करती है, तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, जिसको हम लोग लगभग 24 घंटे कह सकते हैं, लेती है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर कितना हो रही है, तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, क्या हो रही है, तो पृथ्वी की हम लोग बात करेंगे तो ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और इस 23.5 डिग्री झुके होने के कारण क्या होता है कि पृथ्वी पर सभी जगह एक समान प्रकाश नहीं पहुंचता है। तो कहीं पर क्या होता है, गर्मी होती है, कहीं पर ठंडी होती है। मौसम में आपको विविधता देखने को मिलेगी। कहीं पर अधिक प्रकाश पड़ेगा, जहाँ अधिक प्रकाश पड़ेगा वहाँ अधिक गर्मी होगी, जहाँ कम प्रकाश पड़ेगा वहाँ क्या होगा, वहाँ मौसम ठंडा होगा। ठीक है, जहाँ बिल्कुल प्रकाश नहीं पड़ेगा वहाँ क्या होगा, वहाँ बर्फबारी होगी। ठीक है, तो ये जो अपने अक्ष पर झुकी हुई है और जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है, इसकी वजह से क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, फिर से वही बात मैंने जो आप लोगों को बताई कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट 45 सेकंड में पूरा करती है, जिसको हम लोग लगभग 365 ही कह देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जिसको हम लोग लगभग 365 दिन कह देते हैं कि पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करने में लगभग 365 दिन का समय लेती है। तो एग्जैक्ट आंकड़ा जो है आपके सामने वो ये है। ठीक है, कि पृथ्वी जो है वो क्या कर रही है, तो पृथ्वी जो है वो 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड में क्या कर रही है, तो पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कर रही है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग लगभग 365 दिन कह देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, क्या है, तो आपको कह रहा है उपसौर। ठीक है, क्या कर रहा है, आपको उपसौर कह रहा है। उपसौर, जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है तो तब उस स्थिति को उपसौर कहते हैं। और यह स्थिति जो है ये कब होती है, 3 जनवरी को होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार क्या होता है, कई बार हम लोग बात करेंगे जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक निकट होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। और ये डेट आपसे पूछी गई 3 जनवरी। जैसे मान लो ये सूर्य है। ठीक है, क्या है, तो ये सूर्य है और इस सूर्य का चक्कर लगाते हुए ना कई बार क्या होता है, पृथ्वी जो है वो सूर्य के अत्यधिक निकट आ जाती है। मान लो पृथ्वी एकदम नज़दीक, कभी बहुत दूर चली जाती, कभी एकदम नज़दीक आ जाती। तो जब एकदम पास आ जाती है ना, तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस स्थिति को हम लोग उपसौर कहते हैं। और ये स्थिति कब बनती है, 3 जनवरी को बनती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे अपसौर की बात करेंगे। ठीक है, किसकी, हम लोग अपसौर की बात करेंगे।
अपसौर क्या होता है भाई, यहाँ से भी डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न बना है। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए अधिकतम दूरी पर होती है तब यह स्थिति क्या होती है, अपसौर कहलाती है। ठीक है, क्या होती है, तब यह स्थिति अपसौर कहलाती है। और अपसौर की स्थिति कब होती है, 4 जुलाई को। अब यहाँ पर देखो, जैसे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर तो अत्यधिक निकट आ गई, तो ये स्थिति क्या हो गई, ये हो गई उपसौर की स्थिति। ये स्थिति हो गई उपसौर की। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए अत्यधिक निकट आ गई तो ये स्थिति हो गई उपसौर की, और ये स्थिति बनती है 3 जनवरी को। लेकिन जब सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी अत्यधिक दूरी तक चली जाए तो ये स्थिति क्या होती है, ये स्थिति होती है उपसौर की। ठीक है, क्या होती है, ये स्थिति होती है अपसौर की। और ये अपसौर वाली स्थिति कब होती है, तो 4 जुलाई को होती है। तो ये दोनों तारीख आप याद रखेंगे, 3 जनवरी को याद रखेंगे और 4 जुलाई को आप याद रखेंगे। ठीक है, 3 जनवरी को भी आप याद रखेंगे और 4 जुलाई को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले की बात करेंगे। अगला है मंगल, मार्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मार्स, मंगल की बात करें तो सौर मंडल में अगर हम लोग बात करें तो यह ग्रह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, अगर हम लोग सौर मंडल की बात करेंगे तो सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल में आप कहोगे सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है। और बुध के बाद अगर हम लोग बात करेंगे दूसरा जो सबसे छोटा ग्रह है वो कौन है, तो मार्स है। ठीक है, याद रखिएगा। मंगल ग्रह की मिट्टी में अगर हम लोग बात करें तो मंगल ग्रह की मिट्टी में लौह ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के कण पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, तो मंगल ग्रह की मिट्टी में अगर हम लोग बात करेंगे तो आयरन ऑक्साइड के लौह कण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका रंग क्या होता है, इसका रंग लाल दिखता है। अभी बिहार बीएड का पेपर हुआ था ना, तो बिहार बीएड में आपसे पूछा गया था कि कौन सा ग्रह है जिसको हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, अभी बिहार बीएड के पेपर में आप उठा करके देखोगे बिहार बीएड 2025 का पेपर, तो वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा ग्रह है जिसको हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। तो याद रखिएगा किसको लाल ग्रह कहते हैं, तो हम लोग मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड के कण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका रंग लाल दिखता है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो मंगल जो है, तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह, हम लोगों ने पृथ्वी के संदर्भ में बात की थी। पृथ्वी के हमको एक ही ग्रह, सॉरी पृथ्वी का हमको एक ही उपग्रह मिला था, कौन, चंद्रमा। लेकिन यहाँ पर मंगल की बात करेंगे तो मंगल के आपको 2 उपग्रह मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे, तो एक आपको फोबोस मिलेगा और डिमोस मिलेगा। मंगल के कितने उपग्रह हैं, तो आप कहोगे 2 उपग्रह मिलेंगे। कौन से, फोबोस और डिमोस रहेंगे। ठीक है, मंगल को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है ना कि मंगल भी जो है तो वो कम प्रकाश होने में, जब सूर्य का प्रकाश कम होता है तो कई बार क्या होता है ना कि मंगल भी पृथ्वी से दिखाई पड़ जाता है। ठीक है, क्या होता है, मंगल भी पृथ्वी से दिखाई पड़ जाता है। मंगल के आपको 2 उपग्रहों के नाम याद रखने, कौन कौन से, तो एक आपको फोबोस और एक आपको डिमोस याद रखना। ठीक है, क्या है, तो फोबोस और डिमोस याद रखना। ठीक है, अभी अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक से पढ़ रहे हैं। तो अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो मिस हो रही हैं, तो बिल्कुल घबराइएगा मत। अभी इसको एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तो खाली हम लोग एनसीईआरटी बुक के बेस पर पढ़ रहे हैं, क्लास 6 की बुक से पढ़ रहे हैं। अब क्लास 6 की बुक का आप स्टैंडर्ड जान रहे हो, बहुत सारी चीज़ें क्लास 6 की बुक में नहीं दी गई होंगी, है ना, क्योंकि क्लास 6 के बच्चों को ध्यान में रख करके बनाई गई है। तो हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी को कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो अभी यहाँ पर नहीं है। तो अभी हम लोग इस टॉपिक को एक बार फिर से कवर करेंगे और सारी चीज़ों को, ताकि एक भी प्रश्न यहाँ से ना बचे। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बृहस्पति ग्रह, जुपिटर की बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो ग्रह आएगा वो कौन सा होगा, तो इसके बाद जो ग्रह आएगा वो होगा कौन सा, जुपिटर ग्रह होगा, बृहस्पति होगा, जुपिटर की बात करेंगे। ठीक है, तो बृहस्पति ग्रह जो होता है ये आकार में क्या होता है, तो ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपके एग्जाम में कई बार दोहराया जा चुका है। अगर हम लोग बृहस्पति की बात करेंगे तो बृहस्पति क्या है, तो ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, आपसे कई बार पूछा गया, सबसे छोटा ग्रह पूछा जाएगा तो आप बुध कहोगे, सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे, तो आप बृहस्पति को करोगे। ठीक है, दूसरी चीज़ याद रखेंगे कि जो ये बृहस्पति है ना, तो ये क्या कर रहा है, तो ये अपने अक्ष पर सबसे अधिक तेजी से क्या करता है, परिक्रमा करने वाला ग्रह है। ठीक है, जैसे हम लोग बात कर लें कि कोई ग्रह है तो वो क्या कर रहा है, वो अपने अक्ष पर धीरे धीरे चक्कर लगा रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, अपने अक्ष पर धीरे धीरे चक्कर लगा रहा है। अगर हम लोग बुध की बात करेंगे तो ये अपने अक्ष पर क्या हो रहा है, बहुत तेजी से, सबसे तेजी से चक्कर लगा रहा है, अपने अक्ष पर सबसे तेजी से ये चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करेंगे तो पृथ्वी जो बृहस्पति के क्या हो रहे हैं, तो बृहस्पति के 67 उपग्रह। ठीक है, कितने, अभी तो हालांकि ये पुराना आंकड़ा है। ठीक है, अभी ये तो पुराना आंकड़ा है, अभी ग्रहों जो है उपग्रहों की संख्या और अधिक बढ़ गई है। अभी अगर हम लोग बात करें तो बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या और अधिक बढ़ गई है। फिलहाल याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो किसके हैं, बृहस्पति के हैं। ठीक है, अगर हम लोग सौरमंडल में आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है? तो सबसे ज़्यादा उपग्रह आप कहोगे किसके पास है? सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है वो बृहस्पति के पास है। ठीक है, किसके पास? सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति के पास है। बृहस्पति जो है तो वो क्या कर रहा है? तो वो अपने अक्ष पर सबसे तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। साथ ही साथ आपको याद रखना है सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, चलिए अब बृहस्पति के संदर्भ में दो चीज़ें जो आपको याद रखनी है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो चीज़ें याद रखनी है। कौन कौन सी दो चीज़ें हैं? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। एक तो आपको ये याद रखना है कि जो मंगल है, ठीक है, क्या है? तो जो मंगल है और जो बृहस्पति है, ठीक है, क्या है? तो जो मंगल है और जो बृहस्पति है, इस मंगल और बृहस्पति के बीच में अगर हम लोग बात करेंगे तो हमको क्षुद्र ग्रह देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? तो हमको क्षुद्र ग्रह देखने को मिलते हैं, जिनको हम लोग एस्ट्रॉयड भी कहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? तो क्षुद्र ग्रह, ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो किनके बीच में मिलते हैं? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे मंगल और बृहस्पति के बीच में। ठीक है, किसके बीच में? तो आप कहोगे मंगल और बृहस्पति के बीच में हमको क्या हो रहा है? क्षुद्र ग्रह देखने को मिल रहा है। तो एक बात तो आप ये याद रखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। ठीक, दूसरी चीज़ जो हम लोग याद रखेंगे, जो आप याद रखेंगे बृहस्पति के संदर्भ में, बृहस्पति के पास सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपग्रह आप कहोगे गैनीमेड है। ठीक है, कौन है? तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो आप कहोगे गैनीमेड। सौर मंडल में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे गैनीमेड जो है ये सबसे बड़ा उपग्रह है। और ये उपग्रह किसका है? तो आप कहोगे बृहस्पति का। ठीक है, सौर मंडल में सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो कौन है? तो गैनीमेड है। और गैनीमेड किसका? तो बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे शनि की। शनि ग्रह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से भी लास्ट ईयर आपके एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। शनि ग्रह की अगर हम लोग बात करेंगे तो शनि जो है ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा जो ग्रह था वो बृहस्पति था। और बृहस्पति के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन है? शनि है, सैटर्न है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो लास्ट ईयर यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा गया था, लास्ट ईयर यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि जो शनि है तो शनि के चारों ओर आपको क्या हो रहा है? वलय देखने को मिलेंगे। वलय क्या होते हैं? तो वलय जो है ना ये एक बादलों का, गैसों का झुंड है। ठीक है, क्या है? तो वलय जो है ये बादलों का, गैसों का एक झुंड है जो शनि ग्रह को चारों ओर से घेरे हुए हैं। तो ये एक प्रश्न आपसे बन जाता है कि वलय जो है, तो वलय किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? तो आप याद रखेंगे कौन है? तो शनि है। ठीक है, दूसरी चीज़ एक और आपसे यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि जो ये वलय है तो इन वलयों की संख्या कितनी है? तो क्या है? तो 7 है, याद रखेंगे। ठीक है, शनि के चारों ओर जो बादल है, गैस है, ये क्या करते हैं? तो ये एक झुंड, एक समूह बना लेते हैं जिनको वलय कहते हैं। वलयों की संख्या आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे? 7 है। ठीक है, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है, टाइटन। टाइटन जो है ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, क्या है? तो टाइटन के संदर्भ में आपको याद रखना है, जो टाइटन है तो ये क्या है? तो ये शनि का सबसे बड़ा क्या है? उपग्रह है, याद रखेंगे। टाइटन क्या है? तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, याद रखिएगा। ठीक है, और शनि के उपग्रहों की संख्या क्या है? तो 62 है, याद रखेंगे। बृहस्पति के बाद जो सबसे ज़्यादा उपग्रह है वो किसके पास है? वो शनि के पास है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो यूरेनस, अरुण की बात करेंगे। ठीक है, किसकी? अरुण की बात करेंगे भाई, अरुण। अच्छा, यहाँ पर हम लोग बात करें अरुण की बात करेंगे तो अरुण जो है ग्रह जिसको हम लोग यूरेनस कहते हैं, इसकी खोज किसने की है? तो विलियम हर्शेल ने की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका नाम आपसे पूछा जाता है कि अरुण ग्रह की खोज किसने की है, तो आप आंसर क्या करोगे? आप कहोगे विलियम हर्शेल ने की है। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करेंगे तो अरुण के संदर्भ में याद रखिएगा इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लगभग कितने, लगभग अगर हम लोग बात करेंगे तो 82 डिग्री तक जो ये अरुण है ये अपने अक्ष पर क्या है? झुका हुआ है। ठीक है, क्या हो रहा है? लगभग 82 डिग्री तक अपने अक्ष पर झुका हुआ है, जिसकी वजह से इसको क्या करते हैं? इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है? इस अरुण के संदर्भ में अगर हम लोग बात करेंगे तो अरुण पर क्या है? तो मीथेन गैस की अधिकता है। और मीथेन गैस की अधिकता होने के कारण इसको क्या करते हैं? इसको हरा ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो इसको हरा ग्रह भी कहते हैं। अब की बार बिहार बीएड का जो पेपर हुआ है 2025 में, तो वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा ग्रह है जिसको हरा ग्रह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कौन सा ग्रह है जिसको हरा ग्रह कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? तो मीथेन की बात करेंगे। मीथेन गैस के कारण क्या हो जा रहा है? तो जो अरुण है इसको हरा ग्रह भी कहते हैं। विलियम हर्शेल ने इसकी खोज की है। 82 डिग्री तक अपने अक्ष पर झुका हुआ है, जिसकी वजह से इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और एक और चीज़ याद रखनी है जिसको हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है, वो क्या है? वो ये है
कि जो ये अरुण ग्रह है तो ये याद रखिएगा, ये क्या हो रहा है, ये उल्टी दिशा में चक्कर लगाता है। क्या करता है, ये अन्य ग्रहों शुक्र और अरुण, यही दो ग्रह है जो क्या कर रहे हैं, जो पूर्व से पश्चिम में परिक्रमा कर रहे हैं। याद रखेंगे क्या हो रहे हैं, तो शुक्र और अरुण यही दो ग्रह ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं, पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाते हैं। याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग किसकी, वरुण की बात करेंगे, नेपच्यून की बात करेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वरुण की हम लोग बात करेंगे तो ये सूर्य से सबसे दूरी का ग्रह है, ठीक है। सौरमंडल में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो सौरमंडल में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे दूर का जो ग्रह है वो कौन है, तो आप कहोगे वरुण है, ठीक है। कौन है, तो सौरमंडल में सबसे दूर का जो ग्रह है वो कौन है, तो वो वरुण है आप कहोगे। और क्योंकि ये सबसे दूर का है, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है, इसलिए क्या है, तो ये सबसे ठंडा ग्रह है। जितना दूर होगा सूर्य का प्रकाश उतना कम पहुंचेगा, और सूर्य का प्रकाश जब कम पहुंचेगा तो फिर क्या होगा, तो गर्म भी कम होगा, तो ये सबसे ठंडा ग्रह है। साथ ही साथ आपको याद रखिएगा इस वरुण पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्या है, तो मीथेन गैस की अधिकता है, ठीक है। क्या है, तो मीथेन गैस की अधिकता है, और मीथेन गैस की अधिकता के कारण अगर हम लोग बात करेंगे तो ठीक है, अगर हम लोग बात करें क्या है, तो यहाँ पर भी अगर हम लोग बात करें तो मीथेन गैस की अधिकता है, और इस मीथेन गैस की अधिकता के कारण इसका भी रंग क्या होता है, हरा ग्रह दिखता है, ठीक है। क्या होता है, इसका रंग भी हरा दिखता है, इसलिए इसको भी हम लोग हरा ग्रह कहते हैं। याद रखिएगा सौरमंडल में अगर हम लोग बात करें तो सौरमंडल में जो अरुण है और जो वरुण है, इन दोनों को क्या करते हैं, हरा ग्रह कहते हैं। अब मज़ेदार बात ये समझिएगा कि बिहार बीएड में लास्ट ईयर जो प्रश्न पूछा गया था, लास्ट ईयर में आपसे पूछा गया था हरा ग्रह किसे कहते हैं, और ऑप्शन में वरुण को सही आंसर माना गया था, ठीक है। और इस साल अगर हम लोग 2025 में बात करें तो यही प्रश्न फिर से पूछा गया है बिहार बीएड में कि हरा ग्रह किसको कहते हैं, और अब की बार जो है अरुण को सही आंसर माना गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये अच्छी चीज़ है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे उपग्रहों की, सैटेलाइट्स की बात करेंगे, ठीक है। किसकी, उपग्रहों की बात करेंगे हम लोग, सैटेलाइट्स की बात करेंगे। उपग्रह क्या होते हैं, तो देखो कुछ आकाशीय पिंड होते हैं जो अपने ग्रह के चारों ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वो क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, तो वो उपग्रह कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे उल्का पिंड, ऐसे पिंड जो क्या कर रहे हैं, जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, वो क्या होते हैं, तो जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा का एक उपग्रह क्या हो जाएगा, जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह हो जाएगा चंद्रमा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो जैसे पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। जैसे मंगल का हम लोगों ने फोबोस और डिमोस पढ़ा था, जैसे शनि का हमने टाइटन पढ़ा था, जैसे बृहस्पति का हमने गैनीमेड पढ़ा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि देखो अगर हम लोग उपग्रहों की बात करें तो उपग्रह दो होते हैं, एक तो प्राकृतिक होते हैं जो अपने आप किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, और दूसरा होते हैं मानव निर्मित, जो हम इंसानों के द्वारा जो है ग्रह का चक्कर लगाने के लिए भेजा जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर मानव निर्मित उपग्रह में भारत ने आर्यभट्ट, एजुसेट और ओशनसेट नामक उपग्रह बनाए थे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आर्यभट्ट का नाम याद रखना है। आर्यभट्ट जो है ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत का पहला उपग्रह है, ठीक है। क्या है, तो ये भारत का क्या है, तो ये भारत का पहला उपग्रह है, जिसको 1975 में 1975 में लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। अब क्योंकि ये भारत का पहला उपग्रह है तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है आर्यभट्ट, ये भारत का पहला उपग्रह है जो 1975 में लॉन्च किया जा रहा है, याद रखेंगे। तो ये आपके लिए अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, आर्यभट्ट, ठीक है। चलिए चंद्रमा के संदर्भ में अगर हम लोग बात कर ले भाई, चंद्रमा जो कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, और वो कौन है, तो वो है चंद्रमा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। और इसके व्यास के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे तो इसका जो व्यास होता है ना, वो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, ठीक है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी अगर हम लोग बात करेंगे तो 3,84,400 किलोमीटर है, और यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट आकाशीय पिंड, ठीक है। पृथ्वी के निकट सबसे निकट आकाशीय पिंड पूछा जाएगा तो आप चंद्रमा कहोगे, और अगर आपसे ग्रह पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है तो आप क्या कहोगे, तो अब आप कहोगे शुक्र, ठीक है। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पूरा कर लेता है, ठीक है। क्या करता है, तो अगर हम लोग चंद्रमा की बात करेंगे तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में लगाता है, 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में लगाता है।
पृथ्वी और चंद्रमा की जो परिभ्रमण गति है, ठीक है, क्या है, तो चंद्रमा और पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति है वो लगभग क्या है, समान है। और जब लगभग समान है तो यही कारण है कि हमको चंद्रमा का हमेशा एक हिस्सा, या कहें चंद्रमा का लगभग 55% हिस्सा ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, क्या होता है, तो हमको चंद्रमा का लगभग 55% हिस्सा ही दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा की और पृथ्वी की परिभ्रमण गति क्या है, समान है। जैसे मान लो ये कोई ग्रह है, अब ये ग्रह घूम रहा है और ये ग्रह जो है ये घूम रहा है, तो ये जैसे जैसे घूमेगा इसके साथ ही साथ तो ये भी तो घूमेगा, तो क्या होगा, दोनों लगभग समान गति से अगर घूम रहे हैं तो फिर क्या होगा, तो हमको सिर्फ एक ही हिस्सा, खाली इधर वाला हिस्सा ही इसका दिखाई पड़ेगा, दूसरा हिस्सा नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों लगभग समान, लगभग बराबर ही चल रहे हैं। पृथ्वी अपना जो है एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है और चंद्रमा जो है एक चक्कर कितने 27 दिन में पूरा कर रहा है, तो लगभग दोनों की गति समान है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें हमेशा पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग 55% हिस्सा ही दिखाई पड़ता है। ठीक, चलिए अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नील आर्मस्ट्रांग की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये पहले व्यक्ति है जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, याद रखेंगे। ठीक है, क्या है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, याद रखेंगे। ठीक है, कि नील आर्मस्ट्रांग जो है, ठीक है, कौन है, तो नील आर्मस्ट्रांग जो है, ठीक है, कौन है, तो नील आर्मस्ट्रांग जो है, तो ये पहले व्यक्ति हैं जो क्या कर रहे हैं, जो चांद पर पहुंचने में सफल हो रहे हैं। कब ये चांद पर पहुंचे थे, तो आप कहोगे 21 जुलाई 1969 को। ठीक है, कब, तो आप कहोगे 21 जुलाई 1969 को क्या होगा, तो ये चांद की सतह पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, जो कि आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ और चीज़ों की हम लोग बात करते हैं। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। तो मैंने आप लोगों को बताया ना कि कई जो हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह है, उपग्रह है, उल्का है, पिंड है, तो किसी के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। सभी लोग क्या होते हैं, सभी लोग सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हमारी पृथ्वी के पास भी कोई अपना प्रकाश नहीं है। हमारी पृथ्वी भी क्या होती है, सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होती है। और क्या करते हैं, तो चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। याद रखेंगे। तो अगर हम लोग बात करें तो जो सूर्य का प्रकाश है वो चंद्रमा से होकर के पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप कहोगे लगभग 1.25 सेकंड में। सूर्य से कितने समय में पहुंच रहा है, तो सूर्य से आप कहोगे लगभग 8 मिनट में पहुंच रहा है। और अगर हम लोग चांद से बात करेंगे तो कितना, तो 1.25 सेकंड। ठीक है, हम याद रखेंगे। ठीक, चलिए क्षुद्र ग्रह की बात करेंगे, एस्ट्रॉयड की बात करेंगे। तो एस्ट्रॉयड क्या होते हैं भाई, तो तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड होते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे पिंड होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो क्या करते हैं, जो चक्कर लगाते रहते हैं। और इन पिंडों को क्या करते हैं, एस्ट्रॉयड कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये क्षुद्र ग्रह जो है ये कहाँ पर मिलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में मिलते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये क्षुद्र ग्रह होते हैं ना, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो क्षुद्र ग्रह जो है ना, ये आपको मंगल और बृहस्पति के बीच में देखने को मिलेंगे। याद रखेंगे। ठीक है, किसके बीच में, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में देखने को मिलेंगे, जो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो मैं अपने पहले ही आप लोगों को बताया। मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए उल्का पिंड की बात कर लें। अब यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बना है, प्रश्न पूछा गया है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करते हैं, तो उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, घर्षण होता है, और घर्षण के कारण क्या होते हैं, जलने लगते हैं। और रात में जब ये हमको जलते हुए दिखाई पड़ते हैं ना, तो इन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, टूटता हुआ तारा कहते हैं। कई बार क्या होता है, जो ये छोटे छोटे उल्का पिंड होते हैं ना, तो ये पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते कई बार क्या होता है कि पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। और जब पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है, तो फिर घर्षण की स्थिति उत्पन्न होती है। और घर्षण की स्थिति से क्या होता है कि ये गर्म होते हैं और जल जाते हैं। और रात में जब ये जलते हुए दिखाई पड़ते हैं ना, तो इन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, तो टूटता हुआ तारा कहते हैं। तो कभी भी आपसे पूछा जाए टूटता हुआ तारा क्या होता है, तो आप कहोगे उल्का पिंड होते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं किसकी, पुच्छल तारों की। पुच्छल तारे या फिर धूमकेतु। अब यहाँ से भी प्रश्न आपसे बने हैं। पुच्छल तारे या धूमकेतु की बात करेंगे तो ये चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस से बने कुछ आकाशीय पिंड होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर जो है वो सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा सूर्य से दूर की तरफ होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, और ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा गया है।
ठीक है, ये पॉइंट आपसे पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, याद रखेंगे। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि जो पुच्छल तारे होते हैं, तो पुच्छल तारों में अगर हम लोग बात करेंगे तो इनका जो सिर होता है वो किसकी तरफ, वो सूर्य की तरफ होता है, तथा पूंछ अगर हम लोग बात करेंगे किसकी तरफ, सूर्य से बाहर की तरफ या दूर की तरफ होती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितनी चीज़ों को हाईलाइट करता चल रहा हूँ, अंडरलाइन करता चल रहा हूँ, उन सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा, या तो आपके एग्जाम में पूछी गई हैं या तो फिर आपके एग्जाम में पूछे जाने वाली हैं, या फिर जिनके पूछे आने की बहुत बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है। तो जितनी चीज़ों को हाईलाइट अंडरलाइन कर रहा हूँ विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु जो होते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण अगर हम लोग बात करेंगे तो इस तारे का जो सिर होता है वो सूर्य की तरफ तथा पूंछ जो है वो सूर्य की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे कुइपर मेखला, यह क्या होती है, तो ये जो है नेपच्यून के पास सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी के आकार की विशाल पट्टी होती है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं जिनमें कई बर्फ से बने हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र में आते हैं, प्लूटो भी इसी मेखला में आता है। ठीक है, तो ये लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, अब यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में तो बनते हैं भाई। ठीक है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से, तो इनको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य ग्रहण जब क्या होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, इस स्थिति को कहते हैं युति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इस स्थिति को युति कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है जब सूर्य, मान लो ये सूर्य है, ठीक है, क्या है, तो ये मान लो सूर्य है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या हो रहा है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या हो रहा है, चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि किसी भी ग्रह उपग्रह उल्का पिंड के पास अपना प्रकाश नहीं है, सभी चीज़ें क्या हो रही है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रही है। तो जब बीच में चंद्रमा आ जाएगा ना, तो फिर क्या हो जाएगा, चंद्रमा सारा सूर्य का प्रकाश रोक लेगा। अब जब चंद्रमा सारा सूर्य का प्रकाश रोक लेगा तो पृथ्वी तक प्रकाश नहीं पहुंचेगा, और जब पृथ्वी पर प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो पृथ्वी पर अंधकार हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि हम पृथ्वी वाले कभी भी अपनी गलती नहीं लेते, हम अपनी गलती कभी नहीं मानते हैं। अब पृथ्वी पर अंधकार हुआ तो ये पृथ्वी ग्रहण होना चाहिए, लेकिन हम पृथ्वी वाले क्या करते हैं, हम पृथ्वी वाले कहते हैं कि ये पृथ्वी की गलती नहीं है कि जो पृथ्वी पर अंधकार है, ये सूर्य की गलती है, ये सूर्य पे ग्रहण लगा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस स्थिति को कहते हैं सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो इस स्थिति को हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। और ये सूर्य ग्रहण की स्थिति हमेशा अमावस्या को होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सूर्य ग्रहण की स्थिति में कब होती है, अमावस्या की स्थिति में होती है। और सूर्य ग्रहण की स्थिति में बीच में कौन होता है, तो बीच में हमेशा याद रखिएगा कौन होगा, चंद्रमा होगा। कभी पृथ्वी को बीच में मत कर दिएगा, पृथ्वी बीच में होगा तब सूर्य ग्रहण नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को युति कहते हैं। ठीक है, सूर्य ग्रहण कहते हैं। और ये स्थिति कब होती है, अमावस्या को होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कब होती है, अमावस्या को होती है। और इस स्थिति में चंद्रमा की जो छाया है, चंद्रमा की जो छाया है वो पृथ्वी पर पड़ती है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर अंधकार है लेकिन हम पृथ्वी ग्रहण नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि हम पृथ्वी वाले कभी भी अपनी गलती नहीं मानते हैं। ठीक है, हम हमेशा दूसरे को ही गलत ठहराते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सूर्य को गलत ठहराएंगे कि तुम्हारे ऊपर ग्रहण लगा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए दूसरी स्थिति क्या होती है, दूसरी स्थिति हो चंद्र ग्रहण की। अब चंद्र ग्रहण में क्या होगा, चंद्र ग्रहण में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये मान लीजिए क्या है, तो ये सूर्य है। ठीक है, अब की बार क्या है, अब की बार हमारी पृथ्वी बीच में आ गई और ये कौन हो गए, तो ये चंद्रमा हो गए। तो चंद्रमा के पास भी अपना प्रकाश नहीं है, चंद्रमा भूल जाते हैं, है ना। चंद्रमा ने सारा प्रकाश रोक लिया था और सोचा था पृथ्वी वालों को अंधकार में कर देंगे, लेकिन चंद्रमा को ये नहीं पता कि उनके पास भी अपना प्रकाश नहीं है। तो अब की बार क्या होगा, अब की बार पृथ्वी ने सारा प्रकाश रोक लिया, और जब पृथ्वी ने सारा प्रकाश रोक लिया तो चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पहुंचेगा, तो क्या हो जाएगा, चंद्रमा पर अंधकार हो जाएगा। और जब चंद्रमा पर अंधकार होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे चंद्र ग्रहण कहेंगे। क्या कहेंगे, चंद्र ग्रहण कहेंगे। और चंद्र ग्रहण की स्थिति कब होती है, तो हमेशा याद रखिएगा पूर्णिमा को होती है। चंद्र ग्रहण की स्थिति कब होती है, पूर्णिमा को होती है। और चंद्र ग्रहण की स्थिति में बीच में कौन होगा, तो बीच में पृथ्वी होगी। कौन होगी, तो बीच में पृथ्वी होगी, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या हो रहा है, चंद्र ग्रहण के संदर्भ में। चंद्र ग्रहण जो है तो इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है
तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, व्युति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, व्युति कहते हैं। और यह स्थिति पूर्णिमा को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया जो है वो चंद्रमा पर पड़ती है, जिसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो सूर्य ग्रहण वाली स्थिति थी इसको हम लोग क्या कर रहे थे, तो सूर्य ग्रहण वाली स्थिति को हम लोग युति कह रहे थे, और चंद्र ग्रहण वाली जो स्थिति है इसको हम लोग क्या कर रहे थे, इसको हम लोग व्युति कह रहे थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या कर रहे थे, तो इसको हम लोग व्युति कह रहे थे। ठीक है, इसको हम लोग व्युति कह रहे थे। और ये स्थिति कब हो रही है, ये स्थिति पूर्णिमा को हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ रहा है, तो पृथ्वी आ जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या हो रहा है, चंद्रमा आ जा रहा है। और इस स्थिति को हम लोग क्या कर रहे हैं, युति कह रहे हैं, याद रखेंगे। और ये स्थिति कब हो रही है, सूर्य ग्रहण को हो रही है। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, ग्लोब की बात करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो पृथ्वी है, तो हमारी जो पृथ्वी है, जो ग्लोब है, इस पर हम लोग बात करेंगे तो कुछ काल्पनिक रेखाओं को खींचा गया। ठीक है, क्या किया गया, तो कुछ काल्पनिक रेखाओं को पृथ्वी पर हम लोग बात करेंगे तो कुछ काल्पनिक रेखाओं को, इमेजिनरी लाइंस को खींचा गया है। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिनको हम लोग क्या करते हैं, जिनको हम लोग विषुवत वृत्त कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चीज़ों को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चीज़ों को आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि ये हमारी जो है पृथ्वी है। ठीक है, क्या है, तो ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ भाई, ये मान लीजिए क्या है, तो ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, क्या है, तो ये हमारी पृथ्वी है। और इस पृथ्वी को अगर हम लोग बात करेंगे तो इस पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। और क्योंकि ये पृथ्वी के बीचों बीच से गुजर रही है, इसलिए इसको हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो इसको हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजर रही है, जिसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, और विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, ये क्या कर रही है, तो ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। यहाँ पर अब यही चीज़ आपसे कह रहा है, एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को क्या कर रही है, 2 बराबर भागों में बांटती है, इसको हम लोग विषुवत वृत्त या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब इस विषुवत वृत्त के, इस विषुवत रेखा के जो ऊपर वाला हिस्सा है, तो ये उत्तर दिशा में है। तो इस उत्तर दिशा वाले हिस्से को हम लोग क्या करेंगे, जो ये उत्तर दिशा में है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। उत्तर दिशा में तो उत्तरी, और गोलार्ध, गोले का अर्ध, गोले का आधा हिस्सा उत्तर दिशा में है, तो उसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। और जो नीचे वाला हिस्सा है, ये गोले का आधा हिस्सा दक्षिण दिशा में है, तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर वाला हिस्सा गोले का आधा हिस्सा उत्तर दिशा में है, तो उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला गोले का आधा हिस्सा दक्षिण दिशा में है, तो नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यही बात यहाँ पर कही गई है। अब क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। अब इस तरीके की जितनी भी लेटी हुई रेखा खींची गई हैं, इस तरीके की जितनी भी लेटी हुई रेखा खींची गई है, अब यहाँ से ले करके और यहाँ तक आपको जितनी भी क्या हो रहा है, जितनी भी लेटी हुई रेखाएं दिख रही हैं, इन सभी रेखाओं को क्या कहते हैं, इन सभी रेखाओं को हम लोग कहते हैं क्या, इन सभी रेखाओं को हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखा कहते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक। ठीक है, रुको भाई मिनट। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक। ठीक है, जितनी भी क्या हो रहा है, समानांतर रेखाएं खींची गई हैं, उन सभी को क्या कहते हैं, उन सभी को अक्षांश रेखा कहते हैं। जितनी भी लेटी हुई रेखा खींची गई हैं, उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं, लेट्यूड्स कह सकते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लेट्यूड्स कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जितनी भी क्या हो रही है, जितनी भी लेटी हुई रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है, उन सब को हम लोग कहते हैं, तो उनको हम लोग लेट्यूड कहते हैं। लेटी हुई है ना, तो लेट्यूड कहेंगे, अक्षांश रेखा कहेंगे। याद रखिएगा, जितनी भी लेटी हुई रेखाएं हैं ना, उन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, तो उन सभी को हम लोग लेट्यूड कहेंगे। लेटी हुई है तो लेट्यूड कहेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अक्षांश रेखा कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ठीक है, क्या हो रही है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से गुजर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भाई,
यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, तो इसी चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा ज़रा, एक मिनट रुकिएगा ज़रा, एक चीज़ चेक कर रहा है। अच्छा चलो ठीक है, चलो ठीक है भाई। चलो तो यहाँ पर अगर लोग बात करेंगे तो यहाँ पर इसी चीज़ को आपको समझना है। आपसे ये क्या क्या कह रहा है, ये कह रहा है भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है ये क्या है, तो ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के ऊपर वाला हिस्सा हम लोगों ने उत्तरी गोलार्ध पढ़ा था, तो उत्तरी गोलार्ध में आपसे कह रहा है 23.5 डिग्री नॉर्थ से, यहाँ पर आपका क्या है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 23.5 डिग्री क्या हो रहा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से, क्योंकि उत्तर दिशा है ना तो नॉर्थ कहेंगे, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से जो रेखा गुजर रही है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कर्क रेखा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो नीचे 23.5 डिग्री दक्षिण से, 0 डिग्री के नीचे क्या होगा, दक्षिण हो जाएगा, तो दक्षिण से 23.5 डिग्री दक्षिण से एक रेखा गुजर रही है और इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे मकर रेखा कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको हम लोग मकर रेखा कहेंगे। इसी तरीके से आपसे कह रहा है 66.5 डिग्री उत्तर, उत्तर का मतलब क्या होगा, 0 डिग्री के ऊपर, तो 66.5 डिग्री उत्तर से क्या हो रहा है, एक रेखा गुजर रही, 66 डिग्री नॉर्थ से एक रेखा गुजर रही, जिसको हम लोग क्या करेंगे, आर्कटिक वृत्त कहेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर नीचे 66.5 डिग्री दक्षिण से अगर हम लोग बात करें तो 66.5 डिग्री दक्षिण से एक रेखा गुजर रही, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अंटार्कटिक वृत्त कह रहे हैं। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर कह रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, तो यही चीज़ आपको यहाँ पर कह रहा है और इसी चीज़ को आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि जो उत्तरी गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो है तो ये क्या हो रही है, तो ये 23.5 डिग्री क्या हो रहा है, तो 23.5 डिग्री अगर हम लोग बात करेंगे तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो है तो ये 23.5 डिग्री उत्तर से गुजर रही है, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तर से जो रेखा गुजर रही है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कर्क रेखा कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, तो 23.5 डिग्री उत्तर से जो रेखा गुजर रही है, ठीक है। ये कलर थोड़ा कम समझ में आ रहा है ना, रुको एक मिनट रुको, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या हो रहा है, तो आपसे कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है तो ये क्या हो रही है, तो ये 23.5 डिग्री उत्तर से गुजर रही है, ठीक है, क्या हो रही है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर से गुजर रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो है ये क्या हो रही है, 23.5 डिग्री उत्तर से गुजर रही है। इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम लोग बात करेंगे तो 23.5 डिग्री दक्षिण से क्या हो रही है, तो मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन गुजर रही है, ठीक है, क्या हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन गुजर रही है। याद रखेंगे ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाता है कि जो कर्क रेखा है वो कितने डिग्री से गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, तो उत्तरी गोलार्ध से कर्क रेखा गुजरती है, कहाँ से, 23.5 डिग्री उत्तर से। इसी तरीके से आपसे मकर रेखा पूछी जाती है, मकर रेखा कहाँ से गुजरती है, तो दक्षिणी गोलार्ध से, और कहाँ से, 23.5 डिग्री दक्षिण से। इसी तरीके से आपसे आर्कटिक वृत्त पूछा जाएगा, विषुवत वृत्त पूछा जाएगा, 66.5 डिग्री उत्तर से, ठीक है, गुजरती है आर्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री दक्षिण से अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो अंटार्कटिक वृत्त कह दोगे, ठीक है, क्या कर दोगे, तो अंटार्कटिक वृत्त कर दोगे, ठीक है, क्या कर दोगे, तो अंटार्कटिक वृत्त कर दोगे, ये याद रखेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए, ठीक है, क्या है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए, ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है कि जो ये 66.5 डिग्री उत्तर है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये 66.5 डिग्री उत्तर है ना, 66.5 डिग्री उत्तर को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आर्कटिक वृत्त कहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इसको हम लोग आर्कटिक वृत्त कहते हैं 66.5 डिग्री उत्तर को, ठीक है। और इसी तरीके से जो ये 66.5 डिग्री दक्षिण है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हम लोग अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अच्छा देखो यहाँ पर लिखा तो है 66.5 डिग्री उत्तर को हम लोग बात करेंगे तो आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और 66.5 डिग्री दक्षिण को अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या करते हैं, तो हम लोग अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, क्या करेंगे, तो 66.5 डिग्री उत्तर को हम लोग आर्कटिक वृत्त कहेंगे, और 66.5 डिग्री दक्षिण को हम लोग क्या करते हैं, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें बची हैं भाई, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बची है ना, अभी बहुत सारी चीज़ें बची है। तो आज के सेशन में हम लोग बस इतना ही किया जाए क्या, बहुत लंबी क्लास करने का मतलब नहीं है, ठीक है। हम लोग एक बार फिर से बता देते हैं आप लोगों को कि हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड पर इस क्लास को कर रहे हैं। सीटेट के एग्ज़ाम को, टेट के एग्ज़ाम को, आपके बिहार टेट के एग्ज़ाम को, यूपी टेट के एग्ज़ाम को, यस टेट के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए, या फिर अन्य एक दिवसीय जो परीक्षाएं जहाँ से जीके जीएस के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बनते हैं उन सब को हम लोग टारगेट करके इस क्लास को कर रहे हैं।
और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, पूरी तरीके से थ्योरी क्लास है। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए है ना, अगर आपको इसी तरीके का सीटेट का नोट्स चाहिए, सीटेट के एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना है और सीटेट के एग्ज़ाम का आपको नोट्स चाहिए ना, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। इस नंबर पर मैसेज करोगे तो एक छोटी सी आपसे सहायता राशि ली जाएगी और आपको सीटेट का पूरा नोट्स जो है ना वो अवेलेबल कराया जाएगा, आपको PDF जो है ना वो सीटेट का अवेलेबल कराया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपसे एक छोटी सी सहायता राशि ली जाएगी और आपको सीटेट का PDF जो है वो पूरी तरीके से आपको इसी तरीके से सीटेट का जो PDF है वो अवेलेबल कराया जाएगा, ताकि घर बैठ करके आप बेहतर तैयारी कर सकें और सीटेट के एग्ज़ाम को पहले बार में फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक कर सकें। ठीक है, तो अभी हम लोग इस क्लास को यहीं पर विराम करेंगे, यहीं पर रोकेंगे। और अगर आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।